साथियों, विवाह सुख के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि मांगलिक दोष क्या होता है। साथियों, मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कुछ सूत्र आप पिछली वीडियो में जान चुके हैं, कुछ सूत्र इस वीडियो में देने वाली हूँ। सभी सूत्र एक ही वीडियो में तो नहीं दिए जा सकते थे। यदि आप जिज्ञासु हैं तो सभी एपिसोड्स को अपने पास सुरक्षित रखें ताकि वक्त जरूरत आप अपनी कुंडली या अपने शुभ चिंतकों की कुंडली देखकर उन्हें समय रहते आगाह कर सकते हैं। पिछले विषय को ही मैं अब आगे बढ़ाऊंगी। विवाह सुख के लिए अन्य महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा करेंगे। गुण मिलान के बारे में तो हम सब जानते हैं, ये कैसे किया जाता है, आज इस पर चर्चा करने वाले हैं। जन्म के समय चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है, वह नक्षत्र जिस भी राशि में आता है, उस राशि को हमारी जन्म राशि मान लिया जाता है। इस नक्षत्र के आधार पर अष्टकूट मिलान किया जाता है और इसे ही गुण मिलान करना कहा जाता है। टोटल 8 अष्टकूट होते हैं। उनके नाम इस प्रकार है। प्रथम कूट का नाम है वर्ण, दूसरे का नाम है वश्य, तीसरे कूट का नाम है तारा, चौथे का योनि, पंचम अष्टकूट का नाम है ग्रह मैत्री, छठे का नाम है गण मैत्री, सातवें का भकूट और 8वें कूट का नाम है नाड़ी। इस प्रकार ये 8 कूट हैं। प्रत्येक कूट की क्रम संख्या अपने श्रेष्ठ गुणों की सूचक है, अर्थात जो कूट जिस संख्या जिस अंक पर स्थित है, उस कूट के उस संख्या के बराबर गुण हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी कूट के जितने अंक हैं, उसी अनुसार वह गुण जीवन में उतना ही अधिक महत्वपूर्ण होता जाएगा। आपने आम बोलचाल की भाषा में 36 गुणों के बारे में तो जरूर सुना होगा। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि अष्टकूटों में गुणों का कुल जोड़ 36 ही होता है। इसमें क्रम के अनुसार वर्ण का एक अंक है, वो प्रथम स्थान पर है, उसका गुण भी एक ही माना जाता है। वश्य के लिए 2 गुण, तारा के लिए 3 गुण, योनि मिलान से 4 गुण प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार यदि ग्रह मैत्री हो जाता है तो 5 गुण प्राप्त होते हैं। गण मैत्री के 6 गुण प्राप्त होते हैं। जैसे जैसे इन गुणों का महत्व हमारे जीवन में अधिक है, उसी के अनुसार इनके अंक भी अधिक मिल रहे हैं। आपने देखा कि भकूट 7वें अंक पर है और नाड़ी 8वें अंक पर है। अब आप इन सब को जोड़कर देखेंगे तो आपके पास इनका कुल योग 36 आएगा। आप करके देखिए, 1 जमे 2 3 हो गया, 3 जमे 3 6 हो गया। इस तरह आप इनका जोड़ करके देखें। आप में से यदि कोई विस्तार से इन गुणों के बारे में जानना चाहता है कि ये गुण ज्योतिष में कैसे निकाले जाते हैं, तो मैं उनके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी हम लोग कितने गुण मिलने पर उसका क्या असर होगा, केवल उसी के बारे में सीखेंगे। दोनों भावी वर वधु की कुंडली मिलान करने के पश्चात यदि गुण 1 से लेकर 17 के अंदर ही मिल रहे हैं तो इसका फल तो तुच्छ है, निंदनीय है। ऐसे में शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों का स्वभाव आपस में मिलेगा ही नहीं। क्योंकि ये गुण मिलान केवल स्वभाव मिलान का एक साइंटिफिक तरीका है, क्योंकि दोनों की मानसिक स्थिति एक जैसी नहीं होगी, इसलिए शादी भी नहीं करनी चाहिए। जब मानसिक स्थिति ही एक जैसी नहीं है तो दोनों का स्वभाव भी आपस में मेल नहीं खाएगा। अब यदि 18 से लेकर 21 के भीतर गुण मिल रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि मध्यम शुभता वाले हैं, इसे ग्रहण किया जा सकता है और पूजा पाठ के द्वारा इसके दोषों को कुछ हनन भी किया जा सकता है और जीवन की गाड़ी कुछ समझौतों के साथ चलाई जा सकती है। यदि 22 से लेकर 28 तक गुण मिलते हैं तो बहुत अच्छा है, उत्तम सुखी वैवाहिक जीवन होगा।
दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं को समझने वाले होंगे, आपस में स्वभाव मिलता जुलता होगा। इसलिए कहेंगे कि 22 से 28 तक अगर गुण मिल रहे हैं तो शादी कर देनी चाहिए। यदि 29 से लेकर 36 तक गुण मिलते हैं तो तब तो सर्वोत्कृष्ट है, दोनों एक जैसे स्वभाव के ही होंगे। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। आप शेयर बहुत कम करते हैं। यदि आप चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अष्टकूट मिलान करने के बाद यदि अच्छे अंक मिल रहे हैं तो इसका अर्थ ये हुआ कि कुंडली मिलान का एक मापदंड हमने पूरा कर लिया है। परंतु केवल एक ही मापदंड जीवन की सभी समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। इसलिए सुखी वैवाहिक जीवन का अब दूसरा मापदंड जानेंगे। दूसरा मापदंड मांगलिक योग होगा। सबसे पहले तो अब हम ये जानेंगे कि मांगलिक दोष कब, कैसे और किन भावों में बनता है। आप स्क्रीन पर देखें, जिन भावों में मैं मंगल लिख रही हूं, आपने ध्यान देना है कि इन्हीं में से किसी एक भाव में यदि मंगल है तो हम कहेंगे कि मंगल दोष है, और इन्हीं में से किसी एक भाव में यदि शनि है, मंगल के अतिरिक्त यदि शनि है, राहु है या फिर केतु है, यदि इनमें से भी कोई एक क्रूर ग्रह है तब भी दोष उत्पन्न हो जाएगा। हमने मांगलिक दोष अपने प्रथम दृष्टि में देख लिया है कि प्रथम भाव में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में या फिर द्वादश भाव में यदि मंगल है या अन्य क्रूर ग्रहों में से कोई एक ग्रह बैठा हुआ है तो हम कहेंगे कि मांगलिक दोष है। और माना जाता है कि इन भावों में मंगल वाला वर कन्या के लिए और कन्या भावी वर के लिए विनाशकारी, अनिष्टकारी होते हैं, और इसे ही मांगलिक दोष भी कहा जाता है। किंतु ऐसा भी नहीं, यदि इन भावों में मंगल है तो मांगलिक दोष अवश्य ही होगा? जी नहीं, अवश्य नहीं होगा। इस सूत्र की कुछ कैंसलेशन भी है, ये सूत्र कैंसिल भी हो जाता है। अब समझते हैं कि इन भावों में क्रूर ग्रह मंगल होने के बावजूद भी कुंडली में कोई भी दोष उत्पन्न क्यों नहीं हुआ, बल्कि कभी कभी तो ऐसी कुंडलियों को शुभ फल देने वाली मान लिया जाता है। हो गई ना कंफ्यूजन? अब इस कंफ्यूजन को कैसे दूर करें? कैसे जाने कि इन भावों में मंगल होने के बावजूद इस कुंडली वाले जातक के लिए मांगलिक दोष शब्द का प्रयोग करना है हमें, या फिर शुभ मंगल जोग बोलेंगे? शुभ है कि अशुभ है, अब ये कैसे जाने? चलिए जानते हैं। यदि वर या कन्या में से किसी एक की कुंडली में मंगल अकेला बैठा हो, या दूसरे ग्रह भी अगर बैठे हैं तो वो भी अगर अकेले हैं, अब हमने देखना है कि दूसरे व्यक्ति की कुंडली जिसके साथ कुंडली मिलान किया जाने वाला है, क्या उसकी कुंडली में उसी भाव में मंगल या दूसरे क्रूर ग्रह अकेले बैठे हैं। अर्थात जिस भाव में एक का मंगल है, ठीक उसी भाव में दूसरे की कुंडली में भी मंगल होगा, या फिर कोई अन्य पाप ग्रह मंगल के समान ही इस भाव में स्थित होगा जिसमें एक का मंगल स्थित है, तो उस स्थिति में विवाह शुभ होगा। मतलब दोनों की कुंडलियों में यदि एक ही भाव हो और उनमें चाहे क्रूर ग्रह हो चाहे मंगल हो, तो हम कहेंगे कि ये शुभ मांगलिक योग है। देखिए, ये कुंडली का प्रथम भाव है, ठीक है। यदि एक की कुंडली में इस भाव में मंगल है, चलिए शनि है या फिर राहु है या फिर केतु है, किंतु इनमें से कोई एक ग्रह है, और अब जिसके साथ कुंडली का मिलान करना है, अब उसकी कुंडली में भी देखेंगे क्या उसकी कुंडली में, यदि इसके प्रथम भाव में हमने देखा है तो फिर उसके भी प्रथम भाव में ही देखने वाले हैं। उसकी कुंडली में भी प्रथम भाव में क्या मंगल है, या फिर शनि है, या फिर राहु है, या फिर केतु है। इनमें से कोई एक ग्रह ठीक इसी ही भाव में स्थित है
तो ये मंगल फिर कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा और ना ही बाकी के क्रूर ग्रह, क्योंकि दोनों की कुंडली में एक जैसा दोष है। ऐसा मंगल शुभ मंगल कहलाएगा। ठीक यही स्थिति मान लीजिए कि आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव में है। यदि एक की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल, शनि, राहु या केतु इनमें से कोई एक ग्रह है और दूसरे की कुंडली में भी इसी चतुर्थ भाव में क्रूर ग्रह है या मंगल है, तो दोष नहीं लगेगा। जिस तरह प्रथम और चतुर्थ भाव में हमने देखा है, इसी तरह सातवें भाव में, आठवें भाव में और द्वादश भावों में आप बिल्कुल ऐसे ही समझे कि वहां भी यदि मंगल या ये वाले क्रूर ग्रहों में से कोई एक ग्रह बैठा है और दूसरे की कुंडली में भी उसी स्थान पर उसकी कुंडली में कोई क्रूर या मंगल बैठा है, मंगल, शनि, राहु, केतु में से कोई भी एक ग्रह है, तो ये मंगल दोष या क्रूर ग्रह की क्रूरता को खत्म कर देगा और कुंडली मिलान वालों के लिए सुख देने वाला होगा। दोनों की दीर्घायु होगी, पुत्र तथा संतान सुखों में वृद्धि करने वाला ये मंगल होगा। तब ये मंगल दोष ना होकर मंगल योग कहलाएगा। साथियों, वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए बाकी की जानकारी अब कल की वीडियो में दूंगी। आज इस सूत्र को अनेक कुंडलियों में लगाकर आप प्रैक्टिस कर ले। कल दोपहर 12 बजे वीडियो अपलोड होगी। तब तक आप अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, व्यस्त रहें, खूब खुश रहें। ओम नमः शिवाय।